यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत का श्रेय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया है। ट्वीट करके देखिए उन्होंने क्या लिखा। यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है और इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और बीजेपी संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए क्या बातें कही हैं वो आपके सामने। योगी आदित्यनाथ को इस जीत का श्रेय दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। मेरे सामने एक भी भाजपा का प्रत्याशी नहीं गया, वो मेरे साथ बैठी और ये सब जानबूझ के हुआ। मैं चिल्लाती रही, सुनो रिंगती गई, मैं चिल्लाती रही, किसी ने भी नहीं मेरी सुनी। ये रुचि यादव हैं। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी थी। चुनाव का नतीजा आने के बाद रोने लगी। मेरे सामने एक भी भाजपा का प्रत्याशी नहीं गया, वो मेरे साथ बैठी और ये सब जानबूझ के हुआ। मैं चिल्लाती रही, सुनो रिंगती गई, मैं चिल्लाती रही, किसी ने भी नहीं मेरी सुनी। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो वाकई समाजवादी पार्टी को रुलाने वाले नतीजे हैं। इस चुनाव में कुल 75 सीटों में से बीजेपी ने 67 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। पंचायत जिला अध्यक्ष चुनाव के ये नतीजे बेहद अहम हैं, क्योंकि इस चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और हाल फिलहाल जिस तरह यूपी की सियासत में मुलाकातों की नई तस्वीरें दिख रही हैं, वो नए समीकरणों के बनने की संभावनाएं भी दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की है। संजय सिंह लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर गए थे। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा, जन्मदिन की बधाई देने आया था, शिष्टाचार भेंट थी। अखिलेश जी से हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था। मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। लेकिन सियासत में इसी तरह की शिष्टाचार वाली मुलाकातों के बाद कई नए समीकरणों का भी जन्म हुआ है। आम आदमी पार्टी के सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर से भी बातचीत चल रही है। उधर निषाद वोट बैंक को लेकर भी यूपी में सियासत बेहद गर्म है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी से विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने की मांग कर चुके हैं। 40 सीटें हम लोगों ने जीतकर सारे सांसद कहते हैं कि डॉक्टर संजय ने जीत दिलाई है। चाहे यहाँ रवि किशन हो, चाहे सारे 40 सांसद आवाज उठाते हैं कि निषाद वोट देकर हमें सांसद बनाए हैं। तो इनका एक सलाह है कि डॉक्टर संजय को, निषाद के बेटे को 18% जो आबादी है उसको उप मुख्यमंत्री का चेहरा लगाकर भारतीय जनता पार्टी 2022 में चुनाव लड़े। लेकिन संजय निषाद की ये मांग इतनी आसानी से मान ली जाएगी लगता नहीं है, क्योंकि बिहार में एनडीए के साथ ही वीआईपी ने यूपी में अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कल ही लखनऊ में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में उनका गठबंधन उसी से होगा जो उन्हें आरक्षण देगा। तो पार्टी हमने लॉन्च किया है और यही हमारी मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसी के लिए हम उत्तर प्रदेश आए हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विधायक बनाएंगे और 2022 में चुनाव लड़ेंगे और फिर हमारी सरकार होंगे और आने वाले समय में दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि हर राजनीति में उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली पहुँचा जाता है। तो हम दिल्ली पहुँचेंगे 2024 में। दरअसल कहा जा रहा है कि निषाद पार्टी की कार्ड के तौर पर मुकेश सहनी को बीजेपी यूपी में लेकर आई है। इसका कैसा असर होगा इसका पता तो चुनाव में ही चलेगा। आप देखिए कि ओबीसी में 76 जातियां हैं और ओबीसी मोस्ट ओबीसी मिला के 200 जातियां हैं। अब हर जातियों के अलग अलग लीडर हैं, तो अब आप कैसे ये मान के चल सकते हैं कि सारे के सारे लीडर जो हैं, हाँ, वो किसी एक ही पार्टी में रहेंगे?
सबके अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिल रही है ये वो देखते हैं। जब ये प्रॉब्लम इनके साथ है, सरकार बनाने की प्रॉब्लम नहीं, तो कैसे आप समझते हैं कि एकजुट हो जाएंगे? बीजेपी इस बार छोटी छोटी जातियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्लानिंग कर रही है। अब ये प्रयोग कितना सफल होगा, इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। और देखिए, बीजेपी को टक्कर देने के लिए इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में चुनौती पेश कर चुके हैं। 100 सीटों पर वो ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर ओवैसी ने कई पुराने सियासी समीकरण बिगाड़े थे, लेकिन बंगाल चुनाव में ओवैसी फेल रहे। अब सवाल यह है कि यूपी में ओवैसी कितने पानी में हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाऊंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही होकर अपनी जमात के पैगाम को आवाम तक पहुंचा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता सिवाय मेरी मौत के। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी थी। AIMIM ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 लाख वोट ही मिले थे। मगर इसके बावजूद यूपी में होने वाले अगले साल के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने पूरी दमदारी के साथ 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोटों को साथ कर ओवैसी की पार्टी कुछ सीटें हासिल करने में सफल होगी या फिर वो एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। हाल ही में ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा करते नजर आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह। दरअसल पिछले साल बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा था। MIM ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। यही नहीं, उनकी वजह से RJD और कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद लेकर ओवैसी बंगाल चुनाव में भी कूदे, लेकिन वहां ममता की लहर के बीच उनकी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। बंगाल की सरजमीन से अपने सियासी सफर का आगाज कर रही है। अब बिहार में पास और बंगाल में फेल के चैप्टर के साथ ओवैसी यूपी चुनाव में नया चैप्टर लिखने निकले हैं। पार्टी दावा कर रही है कि उन्हें सिर्फ वोट कटवा ना समझा जाए। ना हम किसी के वोट काटने आ रहे हैं और ना किसी के वोट जोड़ने आ रहे हैं। देखिए, फेल पास का सवाल नहीं उठता है। ओवैसी कभी फेल नहीं हुए। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं। ओवैसी के भाषणों में भीड़ जुटती है, वो मुस्लिम युवाओं के बीच लोकप्रिय भी हैं। ओवैसी बीजेपी पर निशाना साधते हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी ये कहकर हमलावर रहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। 50,000 मुसलमानों ने अपने घरों को छोड़ा मुजफ्फरनगर और फिर आते हैं इलेक्शन में वोट मांगने के लिए। तुम्हारा काम था कि तुम उनकी मदद करो। अरे 50,000 लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए आजादी के बाद से। जानकारों का मानना है कि ओवैसी की नजर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर है। MIM चाहती है कि यूपी में भी बिहार की तरह से कुछ सीटों पर उलटफेर करके वो जीतने में सफल हो जाए। इसी साल जनवरी में ओवैसी ने पूर्वांचल का दौरा किया, जहां वो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की संसदीय सीट आजमगढ़ गए। ओवैसी की मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने वाली राजनीति को समाजवादी पार्टी नफरत की राजनीति करार दे रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में इस बार बाईसाइकिल की सरकार होगी, कि नफरत की राजनीति का विकास किया है, जिसका इस बार उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में मुंह तोड़ जवाब देगी और बाईसाइकिल की सरकार होगी। ज्यादातर सियासी जानकार भी फिलहाल ओवैसी की पार्टी को वोट कटवा से ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। साथ ही बार बार ये आरोप भी लगता रहा है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और हर जगह बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही उतरते हैं। बंगाल के बाद यूपी में भी इसका नुकसान ओवैसी को उठाना पड़ सकता है। बिहार में लोगों को लगा, मुसलमानों को लगा कि ये वोट कटवा है, इनके नाते बीजेपी की सरकार बन गई। और ओवैसी जितना बीजेपी को गाली देते हैं, जितना बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लोगों को ये यकीन होने लगता है कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल से नीचे की स्थिति होगी, क्योंकि ओवैसी के बारे में जनता समझ गई है, मुसलमान समझ गया है। तो ऐसी स्थिति में अब वोट कटवा की उनकी भूमिका है। यूपी के सियासी समीकरण देखते हुए ओवैसी दलित और मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी पैठ बनाना चाहते हैं।
इसलिए वो बीएसपी का सहारा चाहते थे। सियासी हलकों में मायावती ओवैसी के गठबंधन की चर्चा भी खूब रही, लेकिन खबरों के मुताबिक मायावती ने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। ओवैसी ने अब बीजेपी से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर के साथ पूर्वांचल में भागीदार संकल्प मोर्चा बनाया है। हमेशा अंग्रेजी में ट्वीट करने वाले ओवैसी ने यूपी में हुए इस गठबंधन का ऐलान हिंदी में ट्वीट करके किया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी और मध्य यूपी में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन की चर्चाएं भी चल रही हैं। मतलब दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर ही ओवैसी की नजर है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि राजभर के साथ से कुछ फायदा होगा। दूसरा कि अब राजभर के साथ आने से राजभर का भी नुकसान हो जाएगा। वो एसपी के वोट बैंक पे निशाना साध रहे हैं, पर वो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की एक BCD टीम है। कैसे वो मुसलमान वोटों में बाइफर्केशन करा करके भारतीय जनता पार्टी के वोट को कंसोलिडेशन का मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, फार्मूला देंगे, तो कितनी कट्टरता वो कर सकते हैं, उनका काम ये है। लेकिन अब जनता समझ गई है। असदुद्दीन ओवैसी का फिलहाल यूपी में कोई जमीनी आधार नजर नहीं आता। देश में जिस राज्य में चुनाव होता है ओवैसी लड़ने के लिए चले जाते हैं। यूपी में 100 सीटों पर लड़ने उतरे ओवैसी मुसलमानों के मुद्दे पर ना तो कभी सड़क पर उतरे और ना ही उनकी पार्टी आवाज उठाती नजर आई। सिर्फ बयानों से सनसनी पैदा कर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सीटें जीतना आसान नहीं लगता। सिर्फ भाषण और बयानबाजी से मिली लोकप्रियता से वोट हासिल करना आसान नहीं होता। ऐसे में ओवैसी किसे नुकसान पहुंचाएंगे? ओवैसी के पास बिहार के कामयाबी की कहानी भी है, तो बंगाल में मिली नाकामी भी उनके साथ जुड़ी है। कुछ दिन में ओवैसी यूपी के दौरे पर निकलने वाले हैं। इस दौरे से उनको अंदाजा तो लग जाएगा कि आखिर यूपी में वो कितने पानी में हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति की हलचल इसलिए तेज है क्योंकि आज जिला पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि वो अगले साल के विधानसभा चुनाव का मूड है। ये देखिए, आपके सामने जो ये तमाम आंकड़े हैं, आप देखेंगे बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुल 75 सीटें और बीजेपी के खाते में 67 गईं। इनमें से अवध इलाके की बात की जाए तो इस क्षेत्र में 19 सीटें बीजेपी को मिली हैं, जबकि बुंदेलखंड में 7 की 7 सीटें बीजेपी की झोली में। वहीं पश्चिमी यूपी में 26 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और पूर्वांचल में 21 में से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। ये देखिए आपके सामने जो आंकड़े हैं, समाजवादी पार्टी को बहुत कम सीटें मिली हैं, कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला और अन्य के खाते में भी बहुत कम सीटें गई हैं। और इस लिहाज से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जीत ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।